चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने संगला वो जी। ग्रामीण बहनों और भाइयों राम राम। देखो बहनों और भाइयों, आपनो राजस्थान है, राजस्थान के विकास में दूरदर्शन को प्रोग्राम है चौपाल। तो चौपाल के माध्यम से मैं आप लोगों ने जानकारी देता ग्रामीण विकास के आवे भी हम ज़्यादातर जानकारी खेती बाड़ी की भी दा। तो आज देखिए आप बात करांगा कि सरसों में उर्वरक प्रबंधन क्या करा कि भी की उत्पादकता बहुत ज़्यादा हुआ है। तो आपने राजस्थान में लगभग पूरे हिंदुस्तान की आधी सरसों उत्पादित हुआ है, यानी 50% उत्पादन राजस्थान है वो सरसों को करे। तो सरसों में उर्वरक प्रबंधन खड़ी फसल में क्या करा इसकी जानकारी लेके आज अपनी चौपाल में पधारे ही श्री सुशील कुमार जी शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक और अध्यक्ष हैं कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर में। शर्मा जी चौपाल में स्वागत है सर। राम राम सर। दूसरा विशेषज्ञ है कीट प्रबंधन। कीट प्रबंधन क्या करें, अगर कोई रोग लग जा तो भी को प्रबंधन क्या श्री सुनील कुमार जी, आप पौध संरक्षण में वैज्ञानिक हैं और कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर में कार्यरत है। राम राम सर। स्वागत है साहब आपको। राम राम सर। तो शर्मा जी पहली बात आपसे आवे जी, जहाँ आप बात करा कोई भी चीज़ अभी को प्रबंधन बहुत जरूरी है, और कोई भी चीज़ आए चाहे आदमी हो चाहे फसल हो भी अच्छी तरह से आप पाड़ांगा तो अच्छी होगी कि उत्पादकता भी होगी। तो वो जो को उर्वरक प्रबंधन है भी वो के तात्पर्य है इसकी जानकारी दी जा। देखो उर्वरक प्रबंधन की जो बात है कि किसी भी फसल को उसके भोजन के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनका इस तरीके से हम प्रबंधन करें कि फसल को संतुलित मात्रा में प्रत्येक तत्व की मात्रा जो है उपलब्ध होती रहे। अब्बा मात्रा कहीं हिसाब चाहे कैसे चाहिए और कितनी मात्रा चाहे, इसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन आता है कि यदि किसान भाई खेत की बुआई करने से पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच कर लेते हैं, और अगर जांच करवा लेते हैं तो उस जांच रिपोर्ट में खेत में सरसों की फसल के लिए, क्योंकि हम बात सरसों की कर रहे हैं, सरसों की फसल के लिए कितनी मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए, कितनी मात्रा में फास्फोरस चाहिए, कितना पोटेशियम चाहिए, सल्फर चाहिए, मैग्नीशियम, तो जो भी तत्व है जिसकी जितनी मात्रा में आवश्यकता है वो मिट्टी की जांच से निकल करके सामने आ जाता है। अब वो सामने जब निकल करके आ जाएगा उसके बाद में उर्वरकों का प्रबंधन किसान को इस तरीके से करना है कि उसकी फसल को प्रत्येक तत्व संतुलित मात्रा में, समुचित मात्रा में मिलने के साथ साथ सही समय पर मिल सके, क्योंकि समय का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और जब समय पर वो मिल जाएगा तो निश्चित रूप से उसकी फसल जो है उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और पैदावार भी आने वाले समय में अच्छी मिलेगी। चलो आप ग्रोथ की बात करी, पैदावार की बात करी, तो शर्मा जी आगे आप लोग एक प्रश्न मेरे दिमाग में आवे कि कौन सी उर्वरक को चयन को चयन करावा के तरीके से की उत्पादकता ज़्यादा होगी और मतलब किसान को खर्चों भी कम होगा, इसको चयन के तरीके से करे किसान। हाँ बिल्कुल, देखो जब सबसे पहले ये जानकारी किसान के पास आ गई कि उसे इतनी मात्रा में नाइट्रोजन देना है, इतनी मात्रा में फास्फोरस देना है, इतना ये देना है, अब उसके बाद बात आती है कि उर्वरक का चयन किस तरीके से किया जाए। देखिए मिट्टी की जो पीएच मान और उसके अकॉर्डिंगली जो भी उपलब्धता है हमारे पास संसाधन है, हमें चूँकि सरसों तेल वाली फसल है और तिलहनी फसलों में अगर फास्फोरस के लिए हम जा रहे हैं तो सिंगल सुपर फास्फेट एक ऐसा हमारा फास्फोरिक फर्टिलाइज़र है जिसको कि तेल वाली फसलों में हमें देना ही चाहिए बजाय डीएपी के, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं कि डीएपी का उपयोग करते हैं। तो अगर वो सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करते हैं तो उसके फसल को फास्फोरस के साथ साथ कैल्शियम भी उपलब्ध होता है, सल्फर भी उपलब्ध होती है। तो ये दोनों तीनों तत्व एक ही फर्टिलाइज़र से जब उसको उपलब्ध होंगे तो उसकी फसल की जो ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी। नाइट्रोजन की अगर हम बात कर रहे हैं, जो ज़मीन अगर आपके अल्कलाइन नेचर की है या जिसका पीएच मान 8.5 या उससे ज़्यादा है, क्षारीयता की अगर समस्या है, तो वहाँ हम यूरिया की जगह दूसरे किसी नत्रजनीय उर्वरक का उपयोग ले सकते हैं। और यदि सामान्य मृदाएं हैं जो 8.5 से कम पीएच की, 7 से 8.5 के बीच की है, तो वहाँ पर आप यूरिया की मात्रा का उपयोग कर सकते हैं।
तो इसी प्रकार से अगर पोटाश की आवश्यकता है तो मार्केट में आसानी से हमें म्यूरेट ऑफ पोटाश और सल्फेट ऑफ पोटाश उपलब्ध है। सल्फ़र की जब बात करते हैं तो सल्फ़र हमें जिप्सम के रूप में देनी चाहिए, जो कि सस्ता भी है और आसानी से किसान को मिल भी जाता है, और साथ ही साथ सरसों की फसल में तेल की मात्रा को भी बढ़ाता है। तो अगर किसान भाई इन 2-4 चीज़ों का ध्यान रखें और सरसों की बुआई से पहले ही आवश्यक आदान जितने भी हैं, जितने भी प्रकार के आपके फर्टिलाइजर्स हैं, उन सबको अगर वो एकत्रित करके रखता है तो एन मौके पर उसको इधर उधर फर्टिलाइज़र के लिए भागना नहीं पड़ेगा, और वो अपने खेत की फसल की बुआई के पहले आपके जो फर्टिलाइज़र है उनको खेत में डाल करके वो अपनी बुआई कर सकता है। तो किसान भाइयों समझ में आ गई कि आप सबसे पहले अपनी ज़मीन है, अपनी धरती है, अपनो खेत अभी की माटी की जांच करानी है, ताकि अपन पतो चल जा कि अपनी माटी में कितो दम है और कितनी बुआई करनी है, के तरीके से देनी है, अभी उर्वरकता के तरीके से देनी है, आ तमाम बात की जानकारी अपन माटी की जांच से मिल जाएगी। और आगे बात आपकी तरफ आऊँ सुनील कुमार जी कि कीट प्रबंधन पहली से आप प्रबंधन कर ला, कोई भी रोग लागे या लागने के बाद तुरंत, तो कीट प्रबंधन क्या करो जा अभी की जानकारी दें। किसान भाई, सरसों उत्पादन में कीट प्रबंधन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और जैसा कि जानते हैं कि सरसों में मुख्य रूप से जो कीट होते हैं वो पेंटेड बग आती है, जो कि शुरुआत में प्रारंभिक अवस्था से लेकर के और कुछ दिन के बाद फिर ये जब पकाव पे आते हैं सरसों उस समय भी लगते हैं। दूसरी होती है माहू होता है, जिसको हम चेपा भी बोलते हैं, और तीसरी है आरा मक्खी होता है, जो कि सरसों का आरा मक्खी है, और इसे बिहार हेरी कैटरपिलर होता है, जिसको रोएदार कहते हैं। एक तीसरी होती है, एक लीफ माइनर होती है। तो ये 5 मुख्य रूप से जो कीट होते हैं, ये सरसों के उत्पादन में अगर हम सही समय पे किसान भाई इसका प्रबंधन करेंगे तो हम इसका अच्छे उत्पादन हम ले सकते हैं। सुनील कुमार जी, किसान फसल बोने से पहले यानी सरसों की बुआई से पहले भी कोई कीट प्रबंधन के बारे में कार्रवाई कर सके, कि अगर कर सके तो भी की जानकारी भी दे दो। जी, किसान भाई, हम जैसा जानते हैं कि एक फसल प्रबंधन जो है हम 2-3 तरह से हम करते हैं। उसमें एक बुआई से पूर्व हम एक बीज उपचार प्लस दूसरा होता है भूमि उपचार। तो हम जैसे भूमिगत कीट होते हैं उसके लिए हम भूमि उपचार करते हैं, और जो बीज जनित रोग होता है उससे बचाने के लिए हम उसको बीज उपचार करते हैं। तो किसान भाई, कीट भूमिगत कीट में जैसे हमने पेंटेड बग होते हैं, जिसके हम चितकबरा कीट बोलते हैं, दूसरा और जितने भी कीट होते हैं वो भूमि में रहते हैं। तो उससे बचाव करने के लिए हमको भूमि उपचार के लिए मैलाथियोन 5% या 1.5% क्विनोलफॉस 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमको भूमि में मिलाना चाहिए। और जब हम बुआई करते हैं तो हम इमिडाक्लोपिड 70% WP का हम 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम इसका उपचार करके बुआई करें, तो हम भूमिगत कीट से या शुरुआती अवस्था में हम इन कीड़ों से बचाव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, सुनील कुमार जी बता दिया कि बीजोपचार यानी बीजोपचार आप कर लेंगे तो अपनी फसल के कीट लागने की संभावना बहुत कम हो जाएंगी। शर्मा जी, आपकी तरफ वापिस आऊँ मैं जी। आप बात करना यूरिया की। यूरिया या अन्य कोई खाद है वह कब देनी चाहिए आपने सरसों की फसल में? बुआई से पहले देनी चाहिए या बुआई के बाद में देनी चाहिए? तो कब देनी चाहिए, आ जानकारी देनी है। हाँ बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही भी है। और देखिए, उर्वरकों को खेत में देने के जो तरीके हैं, थोड़ा सा कि विस्तृत में मैं इसको बता दूं विस्तार से। बिल्कुल कि सबसे पहले तो हमें बुआई से पूर्व जो खेत में ऊर करके हमें फर्टिलाइज़र डालने। देखिए, खाली उर्वरकों से ही तो खेती नहीं संभव है। अब किसान भाई क्या है, आजकल थोड़ा सा कि इस मामले में मतलब आलस्य सा बरतने लगे हैं कि देसी खाद की मात्रा बहुत कम कर दी है। बाकी देसी खाद जितनी ज़्यादा मात्रा में अगर आप खेत में डालेंगे उतना ही आपके खेत के स्वास्थ्य का जो प्रबंधन है वो अच्छा होता रहेगा। अब जब आप बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, तो यूरिया हुआ, चाहे आपके सिंगल सुपर फास्फेट है या म्यूरेट ऑफ पोटाश या सल्फर वाला है, या जो भी आप फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, नाइट्रोजन के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के उर्वरकों को बुआई से पहले खेत में ऊर करके देना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा
अगर हमें 100 किलो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि सरसों की फसल के लिए हमें अगर जैसे 70 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये मान करके चलते हैं कि लगभग 150 किलो के आसपास यूरिया जो है हमें पूरे 1 हेक्टेयर में सरसों में देना होगा। तो 150 किलो में से 75 किलो यूरिया हमें बुआई से पहले देना है, और बचा हुआ 75 किलो आप टॉप ड्रेसिंग के रूप में जब फसल की पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई करते हैं उस समय हमें 2 बार में उसकी आधी आधी मात्रा का छिड़काव करना चाहिए। अब छिड़काव आप कई तरीक़ों से कर सकते हैं। आप डायरेक्ट टॉप ड्रेसिंग वैसे फेंक के भी कर सकते हैं, कई लोग फोलियर स्प्रे भी करते हैं, कई लोग कूंड में अलग से देते हैं। वो एक अलग अलग अपनी अपनी जिसकी जितनी जैसी सुविधा है उस हिसाब से फार्मर कर सकता है। लेकिन सामान्यतः ज़्यादातर फर्टिलाइज़र हमें बुआई से पहले ऊर के देने हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा देनी है, शेष आधी मात्रा हमें टॉप ड्रेसिंग के रूप में या ऊपर से हमें खड़ी फसल के अंदर उसमें डालनी होती है। ऊर को मतलब फसल बोने से पहले गाड़ की? बिल्कुल नहीं, गाड़ की नहीं। आपने फसल जिन उम्रों में हमें बीज डालना है उन्हीं उम्रों के अंदर हमें फर्टिलाइजर डालना है, जो बीज से 2 अंगुल नीचे गहराई में जाना चाहिए। सामान्यतः किसान की एक और भी आदत है कि डीएपी और सरसों के बीज को मिला करके और पेटी में भर करके और बुआई करता है। जबकि किसान से जब ये कहा जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बीज और खाद एक साथ मिला करके क्यों डाल रहे हैं, तो जवाब ज़्यादातर किसानों को ये होता है कि साहब सरसों का तो बीज इतना सा पर्याप्त होता है, अब वो इतना सा बीज तो पेटी में ही रह जाएगा, तो हम क्या करते हैं कि उसी के अंदर डीएपी मिला करके और उसकी बुआई कर देते हैं। अब एक चीज़ बताइए कि दोनों चीज़ मिला करके जब हम खेत में ट्रैक्टर से चला रहे हैं, इस बात की कहाँ गारंटी है कि बीज का दाना खाद के दाने के ऊपर ही गिरेगा, 2 इंच ऊपर ही गिरेगा या 2 अंगुल ऊपर गिरेगा? नीचे भी तो जा सकता है, या उसके सटके भी गिर सकता है। सटके गिरेगा, मॉइस्चर मिलेगा, अमोनिया रिलीज होगी, बीज गल जाएगा। इसीलिए किसान आधा किलो बीज की जगह 2 किलो बीज डालता है। तो किसान भाइयों, सुनील कुमार जी को कहना है, सुशील कुमार जी को, कि आपा मतलब कोई भी चीज़ तकनीकी काम से करा तो आप लोग थोड़ी सी मेहनत करो, आपके कृषि विज्ञान केंद्र में जाके संपर्क कर लो कि भाई तकनीकी जमानो आ गयो, हर चीज़ बहुत ही तकनीकी होगी और आपा ज़्यादा खराबो न हुए, आप लोग नुकसान नहीं है। ये वास्ते वैज्ञानिक है कि राय ले लो और भी हिसाब से उर्वरक डालो ताकि आपन अच्छी फसल की पैदावार मिले। क्यों सुशील कुमार जी? बिल्कुल सही भाई। देखिए उसमें क्या है कि आपको बीज भी ज़्यादा डालना पड़ रहा है, क्योंकि बीज आधा बीज तो गल जाता है। और सबसे बड़ी बात है सरसों की फसल की अगर हम बात करते हैं तो ये मान करके चलिए कि लगभग 3,33,000 के करीब पौधे 1 हेक्टेयर में होने चाहिए। किसान के खेतों में 4-4 लाख से ऊपर होते हैं और वो थिनिंग भी नहीं करते, निकालते भी नहीं है कि नहीं एक बार उगने के बाद तो क्या कोई भी किसान निकालना नहीं चाहता ना, मन भी नहीं मानता है। तो अब जितने, एक छोटा सा उदाहरण है कि एक प्लेट में अगर मान लीजिए 2 या 3 चपाती रख के 5 आदमियों को खाने के लिए बिठा दिया जाए, किसी का भी पेट नहीं भरेगा। जो मजबूत होगा वो सारी चपाती खींच के खा जाएगा, बाकी भूखे रह गए। तो इतनी सी जगह है 5 पौधों के लिए है, आपने उसके अंदर 20 पौधे लगा दिए, न्यूट्रिएंट तो उतनी ही मात्रा में उस जगह में, पोषक तत्व तो उतना ही है। अब जो पौधा ठीक हेल्दी है वो तो ज़्यादा ले जाएगा, बाकी तो वैसे ही मर जाएंगे। और यदि मान लीजिए सबने बराबर ले लिया तो किसी का भी पेट नहीं भरेगा, सारे ही भूखे रहेंगे, यानी कुपोषित सारे रहेंगे, पैदावार किसी से नहीं मिलेगी। चलो बात कर सुनील कुमार जी, आप कीटनाशक की बात करा तो कीटनाशक में चयन क्या करे किसान भाई जी? के सुनो मेरी बात में कि किसान भाई चयन करे तो फसल के हमारा ज़्यादा भी नहीं हुआ, कीटनाशक नुकसान नहीं हुआ है, यानी अपनी फसल पर उत्पादकता में भी कीटनाशक को ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़े। किसान भाई किस तरीके से चयन करें? किसान भाई ये महत्वपूर्ण है कि हम जैसे कीटों को पहले तो हम पहचान कर लें कि कौन से कीट लग रहे हैं, उसके जो वनस्पतिक अवस्था है, पत्तियों को खा रहे हैं या पत्तियों से रस चूस रहे हैं, तो इसका पता लगाना चाहिए। खाने वाले अगर पत्तियां खा रहे हैं तो उसके लिए अलग दवाइयां हम चयन करते हैं। अगर रस चूसक होता है जैसे माऊ लग गया है, चेपा लग गया है या पेंटेड बग जो चितकबरा कीट होता है, ये 2 कीट जो होते हैं वो पत्तियों को से रस चूसते हैं। और एक जो बिहार हेरी कैटरपिलर है या जो हमने एक बताया लीफ माइनर है, ये पत्तियों को नुकसान करते हैं। और ये जो पत्तियां हैं जो पत्तियों को नुकसान करते हैं उसके लिए हम जो मेलाथियोन 25% EC करके आता है, इसको हम 5 से 600 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम इसका पानी के हिसाब से हम इसको करीब 700-800 लीटर पानी में मिला करके हम इसका छिड़काव करना चाहिए,
ताकि और उचित मात्रा में, ऐसा नहीं कि हम अंदाज से हम नाप करके डालना चाहिए। नहीं तो हम जैसा जानते हैं कि इसमें मधुमक्खियाँ भी बैठती है, अगर ज़्यादा मात्रा में डालेंगे तो मक्खियों को नुकसान हो सकता है। हम जैसे क्या कहते हैं इमिडाक्लोप्रिड आती है, हम इसका छिड़काव खरीफ फसल में सरसों में नहीं करते हैं, इससे मधुमक्खियों को नुकसान होती है। तो जो संस्कृत कीटनाशक है उसी का हम खरीद करके और उचित मात्रा में सही समय पर हम उसका छिड़काव करें जब मधुमक्खियाँ फसल पे नहीं बैठती, यानी लगभग जब सूर्य का समय होता है, जब सूर्योदय होती है तो ये मधुमक्खियाँ फसलों पे आती है और ये शाम के करीब 3 से 4 बजे वापस फिर अपने बक्स में आती है। तो इस बीच में अगर हम किसान भाई अगर सरसों पे फसल पे छिड़काव से बचें तो हम मधुमक्खियों का भी बचाव करके हम अच्छी उचित कीटनाशकों का छिड़काव करके हम इसका पैदावार ले सकते हैं और कीटनाशक का हम प्रबंधन भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, सुनील कुमार जी आप बात बताइए कि अपन एक बहुत ही अच्छे तरीके से अपन कीट प्रबंधन करनो है जिससे और कोई नुकसान नहीं हुआ, यानी आप प्रबंधन करा भी की वजह से कोई भी दूसरी साइड में नुकसान नहीं हो, मधुमक्खी को भी नुकसान नहीं है और कोई जीव जंतु को भी नहीं हो और अपनी जो उत्पादकता है आप पैदावार जहाँ भी को भी नुकसान नहीं हुआ। इस तरीके से अपन कीट प्रबंधन करनो है। शर्मा जी वापिस मैं आपकी तरफ आऊँ, बात करिए आपके खाद या उर्वरक की तरीके से एक बाद में सिंचाई की बात आवे, बहुत खास चीज़ है। तो सिंचाई किसान भाई के तरीके से करें, पानी भी क्योंकि राजस्थान में तो पानी बहुत कम है, एक एक बूंद को तो सदुपयोग हुआ है और पैदावार बहुत अच्छी हुआ है। तो वो बुआई से लेकर के कटाई तक सिंचाई के तरीके से करें। बिल्कुल, देखिए प्रश्न तो इस समय एकदम ज्वलंत प्रश्न है कि राजस्थान में पानी की तो कमी है और इसीलिए रबी के सीज़न में सरसों है एक हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है जो कि कम सिंचाई के पानी में हमारे को पैदावार देती है और हमारा लगभग ये मान कर के चलिए कि अगर सही तरीके से प्रबंधन हम करते हैं तो गेहूं के बराबर ही कैश अगर पैसे में हम बात करें तो पैसा लगभग बराबर हमको उपलब्ध मिल जाता है सरसों की फसल से भी। वहीं गेहूं के मुकाबले लगभग आधे पानी में हमारी सरसों की पैदावार हो जाती है। सरसों की फसल को कुल 2 या 3 सिंचाई अधिकतम पर्याप्त होती है। पहली सिंचाई जो है बुआई के लगभग 35 दिन के आसपास में हम करते हैं। आजकल ज़्यादातर किसान भाई क्या है कि स्प्रिंकलर ले आए हैं, तो स्प्रिंकलर ले आए हैं तो 4 से 5 घंटे अगर एक जगह पर स्प्रिंकलर चला लेता है किसान तो वो मेरे हिसाब से पर्याप्त है। कुछ एरियाज़ में जहाँ सैंडी सॉइल है वहाँ 6 से 7 घंटे भी चलाना पड़ जाता है। तो 6-7 घंटे एक बार की लगा करके फिर लाइन वो बदलते जाएं और जिस समय आप एक क्या है कि सिंचाई के साथ साथ ही उर्वरक प्रबंधन, फिर वही बात आ जाती है। जब यूरिया आप फेंक रहे हैं तो यूरिया फेंकने के तुरंत बाद हमें या तो सिंचाई शुरू कर दें या फिर अगर हमने पहले जैसे बारिश हो गई है या अभी आज हमने सिंचाई कर दी है तो सिंचाई करते ही हमें उसमें यूरिया डाल दें ताकि उसका पूरा जो है एब्जॉर्प्शन फसल कर सके। क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि अगर हमने सूखे में डाल दिया और लेट डाल रहे हैं तो यूरिया से अमोनिया गैस रिलीज होकर के निकल जाएगी और फसल को वो नहीं मिल पाएगी। तो एक सिंचाई 35 दिन के आसपास करें, दूसरी सिंचाई अगर हम चाहते हैं तो 70 से 80 दिन के आसपास या 65 से 80 दिन के बीच में कभी भी कर। सिंचाई प्रबंधन में भी एक चीज़, बात तो उर्वरक प्रबंधन की चल रही है लेकिन सिंचाई की जब बात चली गई है, सिंचाई का भी हमें क्या है 15 या 20 दिसंबर के बाद से 15 जनवरी के बीच में जहाँ तक संभव हो सिंचाई से बचना चाहिए। उसका मुख्य कारण ये है कि आजकल एक ये स्टेम रोट नाम की एक बीमारी शुरू हो गई है सरसों की फसल में। क्या हमारी फसल की जो संख्या है, पॉपुलेशन है, वो तो डेंस है, हवा उसमें से क्रॉस हो नहीं पाती है और उसी समय ओस और ह्यूमिडिटी और हमारा पूरा वातावरण इस समय 20 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में एकदम टाइट वो कंडीशन रहती है कि मॉइस्चर सूख ही नहीं पाता है। अब उस स्थिति में अगर हम पानी दे रहे तो और ज़्यादा नमी की स्थितियाँ हो जाएंगी और उस समय वो नमी की परिस्थितियाँ जो हैं वो स्टेम रोट डिजीज़ को इन्वाइट करने का पूरा काम करती हैं। तो अगर ये सिंचाई से बच जाएंगे तो आपके लगभग 80% समस्या आएगी ही नहीं। तो इस प्रकार से आप सिंचाई करें और अगर आवश्यकता पड़ती है तो हार्वेस्टिंग से पहले एक सिंचाई करके उसके बाद हार्वेस्टिंग की जा सकती है। किसान भाइयों, जहाँ आप सुनियो है कि सिंचाई में अपन एक तो पानी को बहुत सदुपयोग करना है। आपनो राजस्थान है भी में
पानी है जो घीसू भी ज़्यादा महंगो है, तो एक एक बूंद को अपन सदुपयोग करना है। और जैसे शर्मा जी बताइए भी तरीके से आप अपना सिंचाई करनी है ताकि आपाने पानी बचाने को फायदो मिल सके। सुनील कुमार जी, कीटनाशक की बात करा तो जहाँ फूल आवे पौधे में या फलिया, फूल के बाद में फली बननी शुरू पुष्प आवे, तो बी टाइम कीटनाशक यानी बी टाइम कोई भी कीट अगर फसल पर हमला करेगो तो नुकसान कर देगो, तो बी टाइम कौन सो कीटनाशक प्रबंधन करा ताकि अपनी फलियाँ बहुत बढ़िया हों। तो उस समय जब फूल की अवस्था होती है किसान भाई, तो उस समय अभी जो चल रहा है ये समय, ये फूल और फलियों के बीच का समय है सर, और इसमें माहू लगने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। इस समय माहू के नाम की जो कीट होती है जिसे हम चेपा भी कहते हैं, ये बहुत लगता है और फूलों पे भी लगते हैं और ये फलियों पे भी लगते हैं। जब मौसम बादल युक्त हो जाते हैं, कम तापमान के साथ बादल युक्त रहते हैं, तो इसमें माहू का प्रकोप ज़्यादा होता है। ये क्या करते हैं कि फलियों के पुष्पों, जिस पौधों को ग्रसित करते हैं उसके बढ़वार रुक जाते हैं और फलियों को जो ग्रसित पौधों में फूल और फलियां नहीं बनते हैं। तो इससे बचाव करने के लिए अपने को जो है, एक तो नीम बेस्ड हम कहते हैं कि छिड़काव करना चाहिए, ये दूसरी है। इससे पहले अगर हम खेतों का मुआयना करें, निगरानी जिसको कहते हैं, हम खेतों में किसान भाई प्रत्येक दिन घूमते हैं, तो उसमें अगर कहीं उनको दिखे कि माहू लग रहा है तो उस टहनियों को तोड़ करके नीचे गाड़ देते हैं। तो ये तो एक मैकेनिकल और इसका विधि हुआ जिसके बिना कोई खर्च किए हुए हम इसका प्रबंधन कर सकते हैं। अगर किसान भाई तुरंत उसको तोड़ करके ज़मीन पे नहीं गाड़ेंगे तो ये धीरे धीरे क्या होता है, एक हफ्ते में पूरे खेतों में बढ़ जाते हैं। और ये उत्तर की दिशा में जो फसल होते हैं वो ज़्यादा उधर से आते हैं, कीड़े जो आते हैं उत्तर की दिशा से आते हैं। तो हम और इसका रासायनिक उपाय ये है कि हम जैसे जानते हैं, सभी किसान भाई भी जानते हैं कि मधुमक्खियाँ इस पे बैठती हैं, तो हम इसमें नीम आधारित कीटनाशक का हम अगर चयन करके अगर छिड़काव करें तो हम इससे बचा जा सकता है। दूसरा है, अगर कोई रसायन जैसे फलियां बनने तक भी माहू अगर असर हो जाते हैं, जैसे फूल बनने के बाद फलियां बच जाती है, उस समय भी बादल युक्त जैसे फरवरी के लास्ट या मार्च के प्रारंभ में, तो उस समय भी हम कीटनाशक मेलाथियोन हम 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो हम इस तरह से प्रबंधन करके हम माहू से फल और फलियां बनने के समय में कीटों का प्रबंधन करके हम उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, सुनील कुमार जी बताइए कि आपने फसल में फूल आवे और फलियां बनने के टाइम में कीटनाशक यानी प्रबंधन इस तरीके से करना है ताकि अपनी फसल लहलाती हुए और खूब पैदावार बढ़े। शर्मा जी, बात आवे कि आप खाद दें, वो कौन सी खाद दें, कितनी दें प्रति बीघा या हेक्टेयर के हिसाब से, ताकि लागत तो कम आवे, पैदावार अच्छी हुए और गुणवत्ता भी अच्छी हुए। 2-3 प्रश्न में एक साथ ही तो आपको जवाब दिया जाए। हाँ, प्रश्न तो 2-3 शामिल हो गए। देखिए, सबसे बढ़िया खाद है देसी खाद, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। देसी खाद या कंपोस्ट की सड़ी हुई खाद अगर किसान भाई के पास उपलब्ध है तो निश्चित रूप से खेत में उसको डालें। लेकिन ध्यान रखने की ये बात है कि देसी खाद ही डाली जाए, गोबर नहीं डालें। आजकल सामान्यतः जगह कहावत है ना कि रूढ़ी ने बिन कहे के साथ देसी खाद हो, वो देसी खाद नहीं होता है, वो खाली अपने दीमक का घर है। बिन ले जार खेत में गिरो आपने दीवड़ लाग जाए, फिर बाजारों जार दीवड़ ने कंट्रोल करवा के दवाई लेना हो, तो मतलब आप किसान का खुद का जानवर है, खुद उसको चारा खिलाता है, खुद मेहनत करता है, दूध तो लेता है, लेकिन वो जो गोबर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको वेस्ट कर दे रहा है रूढ़ी के रूप में। गड्ढे में उसको दबा करके और अच्छे से खाद बना करके खेत में डालें। कंपोस्ट के बाद फिर बात आती है कि शुरू में जैसा मैंने बताया था कि मिट्टी की जांच इसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल चीज़ है, उससे ही हमें पता लगेगा कि कितनी मात्रा में कौन सी खाद देनी चाहिए। लेकिन फिर भी एक अगर जनरल अगर हम बात भी करें तो लगभग ये मान कर के चलिए कि 70 से 80 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर सरसों की फसल के लिए आवश्यक होता है। 40 किलो के करीब करीब फास्फोरस की आवश्यकता होती है और 15 किलो 20 किलो यदि पोटेशियम की कमी वाला क्षेत्र है तो 15 से 20 किलो उसकी है। साथ ही साथ 40 किलो सल्फर प्रति हेक्टेयर तक की भी आवश्यकता है। जिन क्षेत्रों में जिंक की अगर कमी है तो वहाँ जिंक भी आपको 10 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यानी कि 25 किलो जिंक सल्फेट आप
पर हेक्टेयर, यानी कि 2.5 बीघा, जिसको कई जगह बीघा का भी अलग अलग क्षेत्र है, कहीं कच्ची होती है कहीं पक्की होती है, इसलिए मैं हेक्टेयर की बात कर रहा हूँ। तो 10 किलो आप जिंक भी खेत में काम में ले सकते हैं। तो ये सारे जो खाद हैं, इनकी जो प्रचलित या उपलब्ध खाद हैं, अवेलेबल हैं, उनमें आप यूरिया है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, आपका डीएपी तो चूँकि सरसों वाली फसल में ना लेना चाहिए, तो उसकी जगह सिंगल सुपर फास्फेट है, म्यूरेट ऑफ पोटास है, जिंक सल्फेट है, ये सारी खाद उसकी मात्रा के अकॉर्डिंगली कि कितनी मात्रा में कौन सी खाद की ज़रूरत है, वो गणित बच्चे घर में पढ़े लिखे होते हैं तो फला करके उसकी मात्रा के अकॉर्डिंगली उसको देना चाहिए। कहने का मतलब इस तरीके से प्रबंध करें। जी शर्मा जी, आप चौपाल में पधारा और सरसों में उर्वरक प्रबंधन के बारे में जानकारी दी, आपको धन्यवाद। और धन्यवाद सुनील कुमार जी आपको कि आप कीट प्रबंधन के बारे में बतायो। आज आपने चौपाल को टेम अठई खत्म हुआ है, चला राम राम साहब। राम 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 साहब। साहब।